कि उसकी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उस जो पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसमें कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कोई भी वो एक्टिविटी करने लगा है या उसकी कोई जॉब ऐसी है जिसमें वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो कौन से फैक्टर हैं या कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको रोक रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेन। पेन जो है ना, जो ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट है उसके ऊपर कंटिन्यूसली लोडिंग हो रही होती है जब भी आप एक्टिविटी करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जैसे मूव कर रहे होते हैं क्योंकि जॉइंट सर्फेसिस जो हैं आपस में रब कर रही होती हैं, तो रब करने की वजह से एंड ऑफ द डे जाके ना उस बंदे को, जो पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसको पेन स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट जो है, जैसे इसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैंने आपको स्टेजेस बताई थी, लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में जाके उसको रेस्ट पे भी पेन होने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जॉइंट में जो है ना डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टिफनेस। स्टिफनेस जो है उसकी इनएक्टिविटी की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम के लिए आप पेन की वजह से आप इनएक्टिव हो जाते हो, अपने जॉइंट को रेस्ट पे रखते हो, तो रेस्ट पे रहने की वजह से एक फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट में, साइनोवियर फ्लूइड होता है, उसकी स्टेसिस हो जाती है। वो पूरा जॉइंट में मूव नहीं करता, वो एक ही जगह पे पड़ा रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे स्टिफनेस होती है। स्टिफनेस मतलब जैसे ही आप सुबह उठते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे जॉइंट में अकड़ाव फील होता है, एक सख्ती महसूस होती है कि मेरे जोड़ जो है ना सही से वो नहीं हो रहे, इसके अंदर स्टिफनेस आई हुई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ मोशन। लिमिटेशन ऑफ मोशन, आपके ना जो मसल हैं वो भी वीक हो चुके होते हैं, कुछ मसल्स वीकनेस में जाते हैं, कुछ टाइटनेस में जाते हैं, तो टाइटनेस की जाने की वजह से आप उनकी लिमिटेशन ऑफ मोशन भी हो रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। और मतलब और कौन से फैक्टर हैं उसमें? मसल वीकनेस आती है, ठीक है, आप पेन था पेशेंट को, तो पेन की वजह से वो ज़्यादा देर लेटर है, जिसकी वजह से उसके मसल में वीकनेस स्टार्ट हो गई है, उसके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस। अब प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन होती है कि जो जो भी जॉइंट है या बॉडी है उसकी पोजीशन क्या है, स्पेस में उसकी पोजीशन को बता रहे हैं प्रोप्रियोसेप्शन। ये स्पेसिफिक जो है ना रिसेप्टर होते हैं हमारे जॉइंट्स में, जो ये बताते हैं कि जॉइंट की पोजीशन क्या है। अगर आपके जॉइंट में डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो वो जो रिसेप्टर हैं उन पे भी इफेक्ट आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो लॉस हो जाती है। और प्रोप्रियोसेप्शन नहीं होगी तो बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस पोजीशन पे हो, जॉइंट की पोजीशन क्या है, तो बैलेंस। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ज़्यादा होती भी ओल्ड एज में है, तो ओल्ड एज में वैसे भी आइस का भी इफेक्ट आ रहा होता है, मतलब उनकी जो विजन है वो भी वीक हो जाती है ओल्ड एज में जाके। हेयरिंग भी, ये भी मतलब बैलेंस में जो है काम दे रहे होते हैं। अगर उनकी विजन भी प्रॉपर नहीं है तो उनके फाल के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है फंक्शनल लिमिटेशन इन एरियाज। डेली एक्टिविटीज़ के जो उनके काम है, जो भी हैं उनकी, जैसे जाके बाथ लेना, ठीक है, इस तरह ईटिंग वगैरह जितने भी हो गए, इनमें भी उनको लिमिटेशंस आ रही होती हैं क्योंकि उनका पेन होता है, वो चल फिर नहीं रहे होते एक्टिवली। अब मैनेजमेंट पे आते हैं कि हम लोगों ने इनको मैनेज किस तरह से करना है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को। सबसे पहले हम लोगों ने एजुकेट करना है पेशेंट को। अब एजुकेट क्या करना है पेशेंट को कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आया है उसको नहीं पता कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, तो हम लोगों ने बेसिकली उसे बताना होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, ये मतलब बीमारी है क्या, इसमें क्या हो रहा होता है जोड़ों में, ठीक है, उसको सारा गाइड देंगे। उसके अलावा हम उसे बताएंगे कि तुमने अपने काम करते हुए, डेली लिविंग के जो अपने काम है उसमें एक्टिव रहते हुए अपने जॉइंट को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, हिफाजत किस तरह से करनी है अपने जोड़ की, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम उसे बताएंगे वो ये है कि अपने सिम्टम को उसने किस तरह मैनेज करना है। मेन इशू तो उसका यही है कि ना उसे पेन है, स्टिफनेस है, तो हम उसे गाइड करेंगे कि किस तरह से तुमने मैनेज करना है। और जो लास्ट चीज़ आती है वो ये है कि हम उसे होम प्लान देते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं कि घर में जाके तुमने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, तो वो हम उसे बताएंगे कि तुमने सेफ वे से किस तरह से करनी है। ये ना हो कि घर जाके वो इस तरह उल्टी पुल्टी परफॉर्म करे कि उसको मसला और भी ज़्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट आती है हमारे पास पेन और स्टिफनेस की मैनेजमेंट। अब पेन और स्टिफनेस को किस तरह से मैनेज करना है हम लोगों ने? पेन का जो ये है अर्ली स्टेज पे है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसमें जो है मूवमेंट पे पेन होगा, रेस्ट पे नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि अर्ली स्टेज में इतना ज़्यादा आपका जॉइंट डिस्ट्रक्शन नहीं हुई होती, ठीक है, जॉइंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, स्पर्स भी बहुत कम बने होते हैं, ऑस्टियोफाइट्स कम होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उस वजह से अर्ली स्टेज में जो है आपको जब सारा दिन आप चलते फिरते रहते हो, मूव करते रहते हो, तो उसके बाद एंड पे आके आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होता है दिन में, आपको काम करने की वजह से फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं जॉइंट पे, तो अर्ली स्टेज पे आपको एक्टिविटी के बाद पेन आता है, रेस्ट पे नहीं होता, क्योंकि रेस्ट पे आपका जॉइंट वैसे ही रेस्ट में है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, लोडिंग नहीं हो रही, तो इस वजह से वहाँ नहीं होता पेन। नेक्स्ट जो है स्टिफनेस जो होती है वो इनएक्टिविटी की वजह से होती है। जितनी ज़्यादा देर बंदा रेस्ट में रहेगा, जब वो उस रेस्ट से बाहर आएगा, जब अपने जॉइंट को मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसे स्टिफनेस फील होगी। जैसे सारी रात हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हमें थोड़ी बहुत ब्रीफ मतलब स्टिफनेस होती है, थोड़ा सा पीरियड होता है कि हमें अकड़ाव फील होता है अपने जोड़ों में। तो इन दोनों को, पेन को और स्टिफनेस को, हम लोगों ने मैनेज किस तरह से करना है, ठीक है। इसकी इंटरवेंशन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास हीट थेरेपी दे देते हैं, कोल्ड थेरेपी, फिजियोथेरेपी में आप लोगों ने देखा होगा कि हीट पैड होते हैं, कोल्ड पैड होते हैं, वो अप्लाई किए जाते हैं आपके जोड़ों के ऊपर, ताकि जो भी पेशेंट है उसको। नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे दिखाए गए हैं हीट थेरेपी। आप हीट थेरेपी में हॉट बाथ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हॉट बॉटल भी अप्लाई की जा सकती है और हीटिंग पैड भी होते हैं। इसका ये होगा कि इसकी वजह से ना आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जो भी पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। अब सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है, तो सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से उसके उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो वहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे मसल्स हो गए, वहाँ पे लिगामेंट्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा, रिलैक्सेशन होगी तो उसे पेन कम से कम फील होगा। नेक्स्ट आती है कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी मोस्टली जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं। डायलेशन की वजह से वहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है जॉइंट में, तो इन्फ्लेमेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तब हम ये अप्लाई करते हैं कोल्ड पैक, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब आई स्प्रे भी है यहाँ पे, ठीक है, ये कोल्ड पैक भी है, तो ये हम अप्लाई कर देते हैं ताकि उनकी जो वेसोडाइलेशन हुई है ब्लड वेसल्स की, बेसिकली उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, तो फ्लूइड ज़्यादा नहीं आता जॉइंट में, जिसकी वजह से उससे रिलैक्सेशन हो जाती है, थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। अब कोल्ड और हीट थेरेपी तो देख ली। उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस किस तरह से, ये है कि अब उसने सारा दिन जो मूव करना है, उसके एंड पे जाके उसको पेन स्टार्ट हो जाता है, और जब इनएक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा, तो उस इनएक्टिविटी से बाहर आता है जब, तो उसको स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने करवाना ये है, उसे कहना है कि अपना बैलेंस रखिए एक्टिविटी और रेस्ट के दौरान, मतलब इतना ज़्यादा ना चले फिरे कि उसको इस लिमिट तक ना जाए कि उसको पेन स्टार्ट हो जाए। वो इतना एक बैलेंस रखे, कुछ देर के लिए मतलब चले फिरे, अपना काम करे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले, फिर थोड़ी देर के लिए उठ के अपना काम करे, फिर रेस्ट कर ले, एक बैलेंस मतलब रखें इन दोनों के दरमियान। तो नेक्स्ट जो आता है करेक्ट करे बायोमैकेनिकल स्ट्रेसेस। अब जो भी जॉइंट है हमारा, उस पर कंटिन्यूसली लोडिंग आ रही होती है जब भी आप उसको मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लोडिंग को उसने कम करना है। कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, तो ज़्यादातर जो लोग मोटे होते हैं ना, जिनका वेट ज़्यादा होता है, तो उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो हम लोग उसे यही कहेंगे, जो पेशेंट है, कि तुम अपना पहले वज़न कम करो। वज़न कैसे कम करना है उसने, कि अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हम चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करें तो हमारे घुटनों में और ज़्यादा दर्द होता है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, तो हम किस तरह से अपना वज़न कम करें। तो हम लोगों ने उन्हें डाइट के बारे में गाइड करना है कि आप अपनी जो है डाइट अच्छी करें। आप चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, मीठी चीज़ें ना खाएं, कुछ ऐसी हेल्दी डाइट लें, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इस तरह की डाइट लें कि आपकी कैलोरीज भी कम से कम हो और आप हेल्दी भी हो जाएं, और वेट आपका जो जॉइंट्स पे है वो बहुत कम पड़े। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जॉइंट प्ले मूवमेंट्स और जॉइंट मोबिलाइजेशन। जॉइंट प्ले मूवमेंट्स और जॉइंट मोबिलाइजेशन जो हमारे पास है, ये यहाँ पे देखें, इसने ये कोल्ड पैक लगाया हुआ है एक, इसको स्टिफनेस और पेन को कम करने के लिए। यहाँ पे है हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन और जॉइंट प्ले मूवमेंट्स। जॉइंट प्ले मूवमेंट्स होती हैं विद इन द जॉइंट्स, जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, मतलब बोन्स की नहीं, जॉइंट्स के अंदर ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग वगैरह हो रही होती है। और ये जो मोबिलाइजेशन है, इसको एक एक्सपीरियंस फिजिकल थेरेपिस्ट ही करवा सकता है, कोई आप खुद नहीं कर सकते। तो इसके लिए
फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना पड़ता है। वो आपके जॉइंट को मोबिलाइज़ करते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे नी पे देख रहे हैं कि ये एक नी जॉइंट की मोबिलाइजेशन कर रहा है। तो मोबिलाइजेशन की भी ग्रेडिंग्स होती हैं। ग्रेड 1 2 जो है उसको हम रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, पेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक पर्पज़ ही यही है कि पेन को कम करें। तो पेन को कम करने के लिए या रिलैक्सेशन के लिए, और जो उसमें रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो कम हो रही हैं, तो उसके लिए हम उसे मोबिलाइजेशन देते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन। अब लेट स्टेज पेन एंड स्टिफनेस की मैनेजमेंट लेट स्टेज पे किस तरह से करते हैं। लेट स्टेज में इस ऐसे करेंगे कि पेन जो है वो उसे रेस्ट पे भी स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने पहले भी बात बताई है कि सारी डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे रेस्ट पे भी पेन आ रहा होता है। तो पेन के क्योंकि उसके जो बाकी सारे सबकॉन्डर बोन है, साइनोवियम में, जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट के अराउंड जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी भी डिस्ट्रक्शन साथ में वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस वजह से रेस्ट पे पेन आ रहा होता है। और अगर स्पाइन में इशू है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो स्पाइन क्योंकि वो बोन के स्पर्स बन जाते हैं, आउटग्रोथ्स हो जाती हैं, तो वो स्पाइन के अराउंड सारी हमारी नर्व्स जा रही होती हैं। तो जब भी वो नर्व को टच करेंगे तो उसको इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से जो नर्व की वजह से नर्व जहाँ तक भी जा रही होगी वो वहाँ तक उसको पेन लेकर जाएगी। रेडिकुलर पेन इसको कहते हैं कि आपका पेन रेडिएट करेगा। जो पेशेंट है ना उसका स्पाइन की प्रॉब्लम है तो वो उसका पेन बढ़ जाएगा ज़्यादा। तो इसमें हम लोगों ने जो इंटरवेंशन देनी है वो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करवानी है। ठीक है, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन हम किस तरह से करवाएंगे कि जो भी वो एक्टिविटी करता है डेली, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, हम उनसे उसे हटा देंगे। कुछ तो इस तरह से करते हैं कि हम उसे रोक देते हैं कि तुम ये वाली एक्टिविटी करो ही ना। जैसे झुकने की, उसे स्पाइन का प्रॉब्लम है तो हम उसे कहेंगे कि ज़्यादा बेंडिंग ना करो अपनी, इस तरह ना जाओ कि तुम्हारे जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़े। और अगर नी का उसे है आर्थराइटिस या हिप का है तो हम उसे कहेंगे कि अपने नी को इतना ज़्यादा फोल्ड ना करके बैठो, नीलिंग ना करके बैठो, अपने गोडे ना मोड़ के बैठो कि उनको स्ट्रेस पड़े और पेन स्टार्ट हो जाए। तो और जो स्पोर्ट्स में है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका इश्यू होता है कि वो मतलब अपनी एक्टिविटी से हट नहीं सकते, उनको लाजमी करना होता है कि जॉब रिलेटेड लोग हैं तो वो किस तरह से करें। जैसे कि स्टेयर्स क्लाइंबिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना, तो कुछ लोगों के घर ही रूम ही ऊपर होते हैं कि उन्होंने जाना ही होता है अपने रूम में स्टेयर्स से। तो अब हम उनको इस तरह से गाइड करते हैं कि आप स्टेयर्स से अगर आपने चढ़ के जाना है तो आपने पहले अपना जो पेन वाला फुट है चढ़ते हुए वो नहीं रखना, बल्कि अपना सही जो साउंड लेग है वो रखनी है आपने, ताकि आपके जॉइंट को ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। और आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना, आपने दोनों स्टेप एक ही उस पर रखने हैं, सीढ़ी पे रखने हैं और फिर चलना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास असिस्टिव डिवाइसेस और स्प्लिंट्स। ये हम लोग लगा देते हैं असिस्टिव डिवाइसेस, ये आगे दिखाए गए हैं। ये देखें, ये डिस्टेंट रेफरेंस जो जॉइंट पे एक असिस्टिव डिवाइस लगाया हुआ है, वहाँ पे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब पे लगाया गया है। तो इनका ये पर्पज़ होता है कि ये हमारे जॉइंट को ना अलाइनमेंट में रखते हैं, जिसकी वजह से पेन नहीं होता। उसके अलावा प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं जॉइंट को, स्ट्रेस नहीं पड़ रहा होता जॉइंट पे, तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं पेन के मैनेजमेंट में। नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ करते हैं हम स्पोर्टिंग मसल। जो मसल हैं वो वीक हो गए होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनकी स्ट्रेंथ नहीं करें। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मैं आगे बताऊंगी। ये देखिए, ये भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं, कुछ स्प्लिंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट है असिस्टिव और स्पोर्टिव डिवाइसेस एंड एक्टिविटी। असिस्टिव और स्पोर्टिव डिवाइस, जब वो पेशेंट चल नहीं पा रहा होता, उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई होती है, कॉन्ट्रैक्चर बने होते हैं उसके, तो इस वजह से हम उसे कोशिश करवाते हैं कि हम कोई ऐसी उसे डिवाइस दे दें जिससे उसे मतलब सपोर्ट मिल सके। तो क्योंकि उसका वैसे ही फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो हैं डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, वो अब काम कर नहीं पा रहा होता सही से इंडिविजुअल तौर पे, तो हम उसे ये दे देते हैं ताकि उसके जॉइंट्स पे स्ट्रेस कम से कम पड़े। तो इसमें ये होता है कि जैसे टॉयलेट की सीट है वो हम थोड़ी सी ऊंची कर देंगे ताकि उसे उठने बैठने में ना ज़्यादा इशू ना हो, उसे ज़्यादा अपने जॉइंट्स को ना फोल्ड ना करना पड़े लेग्स को। तो उसके अलावा केन, वॉकर वगैरह ये दे देते हैं, या कुछ शूज़ होते हैं इस तरह से मिलते हैं कि वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो उस पर जॉइंट पे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा होता। जैसे कि यहाँ पे आप देखें स्पोर्टिव डिवाइस, ये एक साइड पे उन्होंने केन पकड़ी हुई है और दूसरी साइड पे वॉकर। नेक्स्ट यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करना है।